ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तेहरान में हमास प्रमुख की हत्या के बाद मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमास चीफ इस्माइल हनिया की ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइली हमले में मौत की बात कही गई, लेकिन बाद में खुलासा कुछ और हुआ। लेकिन जो भी हुआ, इसके बाद ईरान भड़क गया। ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है और बाकायदा बदले की तैयारी हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर के घर हुई मीटिंग में तय हुआ है कि इजराइल को हानिया की मौत का जवाब दिया जाएगा। इजराइल भी हमले से बचने की तैयारी में जुटा हुआ है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला हो रहा है। हानिया की मौत का गुस्सा ईरान ही नहीं बल्कि उसके साथियों में भी दिखाई दे रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के इस्लामिक जिहाद और यमन में हूथी और सीरिया के शिया गुट की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान आर्मी को ऑर्डर दे दिया है कि वे बदले की तैयारी कर लें। ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से कहा भी जा चुका है कि इजराइल को हमारे मेहमान को मारने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बता दें कि इजराइल और ईरान में पहले से काफी तनाव बना हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हनीयेह की हत्या के बाद ईरान पहले से भी ज्यादा उबाल पर है और अब ईरान की सेना की अहम यूनिट के लीडर जादेह की मौत, इसके पीछे इजराइल की भूमिका कही जा रही है और इन दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने वाला है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लीडर हज हबीब जादेह का खात्मा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक धमाके में जादेह की मौत हो गई। इसी साल अप्रैल में इसी तरह सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक हवाई हमले में ईरानी दूतावास तबाह हुआ था और साथ ही साथ 11 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में ईरान का सैन्य सलाहकार और डिप्टी कमांडर मोहम्मद अली रेजा जाहिदी भी मारा गया था और ऐसे में कुछ दिन के बाद ईरान ने भी हमला करते हुए इजराइल से बदला ले लिया। ईरान के इस बदले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अहम भूमिका थी और इसीलिए यह बदला लिया गया इजराइल की तरफ से। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरानी सेना की एक बेहद खास और खतरनाक यूनिट मानी जाती है और माना जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल की मोसाद का हाथ हो सकता है। वैसे चौंकाने वाली खबर तो यह भी सामने आई कि तेहरान के गेस्ट हाउस में खुफिया तरीके से लगाए गए एक बॉम्ब के कारण हमास चीफ हनिया की मौत हुई, ना कि किसी मिसाइल अटैक से। सबसे ज्यादा इस बात ने चौंकाया कि बीते जून के महीने में ही यह बम छिपाया गया और इसमें लेटेस्ट रिमोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक उसी तरह जैसे साल 2020 में ईरान के परमाणु प्रमुख मोहसिन फखरीजादे की हत्या की गई थी। साल 2020 में यह वारदात हुई और तब मोसाद ने या फिर इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन कहा गया कि 2021 में माना मोसाद ने कि यह हमला हुआ था और हमने कराया था। लेकिन दूसरी तरफ या फिर दूसरे नजरिए से चीजों को समझें तो यह भी पाया गया कि हनिया इजराइल के जो बंधक बनाए गए लोग हैं, उस मामले के सौदे की बातचीत में गाजा प्रमुख याहिया सिनवार से ज्यादा फ्लेक्सिबल या कहें कि लचीला रुख अख्तियार किए हुए था। और ऐसे में अगर हम यह कहें कि बंधकों को रिहा करने के मामले में जो सौदेबाजी चल रही थी, उसमें डील फाइनल होने में सबसे ज्यादा दिक्कत हमास चीफ हनिया की तरफ से पैदा की जा रही थी। हालांकि हनिया का गाजा में अपना वर्चस्व जरूर था, लेकिन लचीला रुख गाजा चीफ को परेशान करने वाला बन गया था और ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी मामले को लेकर, हनिया को लेकर कोई डील पहले से ही हो चुकी हो। लेकिन अगर इस मामले को अलग रखें, हमास चीफ की हत्या को लेकर एक और चौंकाने वाली बात कही जा रही है। बताया गया कि जिस निशात नाम के गेस्ट हाउस में हनिया रुका था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की थी। और यह भी पता चला कि हनिया जिस गेस्ट हाउस में रुका था, वो अक्सर तेहरान के दौरे के दौरान यहीं पर रुका करता था। दरअसल हमास चीफ अनगिनत बार तेहरान का दौरा कर चुका था और ज्यादातर वो इसी गेस्ट हाउस में आता था, यानी कि हमलावरों के लिए गेस्ट हाउस में उसे निशाना बनाना बहुत आसान हो चुका था। इस मामले में ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल ने यह सब कुछ किया है। आरोप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद चीफ पर लगाए जा रहे हैं।
जबकि इजराइल की तरफ से इस मामले में कोई जिम्मेदारी अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया, जैसा कि उसने हमास और हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर्स की हत्या की जिम्मेदारी भी नहीं ली। अब भले ही इजराइल इस पर कुछ ना बोले, लेकिन ईरान गुस्से से लाल होकर हमले के लिए तैयार है। अब ईरान के साथ कौन कौन खड़ा हो सकता है इसे समझिए, लेकिन उससे पहले जानिए कि ईरान सऊदी और इस्लामिक देशों के बीच अपना प्रभुत्व साबित करने और उनका अगवा बनने के लिए दशकों से लड़ाई चल रही है। लेकिन दूसरी ओर इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान को रूस और चीन का भी साथ है। दरअसल रूस और चीन हर उस देश को सपोर्ट करते हैं जो अमेरिका के खिलाफ हैं, और यहां भी अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। लिहाजा ईरान को इन दोनों ही देशों का साथ तय मान लेना चाहिए। मुस्लिम देशों की अगर बात करें तो कौन ईरान के साथ आएगा, इस सवाल पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में डिप्लोमेसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब का इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने का झगड़ा दशकों से चला आ रहा है। जब समर्थन करने की बात आती है तो इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सऊदी और यूएई उनके साथ नहीं है, क्योंकि ईरान को किसी तरह का समर्थन एक तरीके से उसे और मजबूत करने जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर सीधी लड़ाई होती है तो दूसरे इस्लामिक देश इन देशों पर नैतिक दबाव बनाएंगे। लेकिन मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, शिया और सुन्नी का पेज भी इसमें फंसा हुआ है। 1989 ईरान की क्रांति के बाद ईरान ने एक शिया कट्टरपंथी इस्लामी एजेंडा लॉन्च किया, मिलिशिया की मदद करनी शुरू की, जिसे खाड़ी देशों खासकर सुन्नी बहुल इस्लामिक देशों ने नापसंद किया। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला सऊदी अरब एक सुन्नी देश है। तो हालात आप समझ गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ईरान इजराइल पर कैसे हमला बोल सकता है? अगर यह हमला होता है तो ईरान के साथ सीधे तौर पर कोई खड़ा होगा या फिर ईरान को सिर्फ अपने प्रॉक्सी साथियों का ही साथ मिलेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।